दोबारा लिख दे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल को, बोहर एटॉमिक मॉडल की बड़ी सारी लिमिटेशंस थी, बड़ी सारी कमियां थी। सबसे पहला पॉइंट, जेईई और नीट में कई बार क्वेश्चन आया भाई, है ना। सबसे पहली लिमिटेशन है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और जो समझदार बच्चे फटाफट से नोट करते हैं पॉइंट और समझते हैं। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसे कहा जाता है बच्चों? जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H, इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ओके, मैंने लिखा H E पॉजिटिव हीलियम, इट हैज टू इलेक्ट्रॉन, बट व्हेन वी राइट He पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया। मैं लिथियम डाई पॉजिटिव, लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, लिथियम डाई पॉजिटिव मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। और इनके लिए भी ये कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं है, पार्शियली एप्लीकेबल होता है, पूरी तरह से इनको एक्सप्लेन नहीं करता। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अगर मैं कहता हूं जैसा नीट ने कहा, जैसा जेईई ने कहा, ऐसा मैं कह रहा हूं, ये क्या H माइनस के लिए अप्लाई होगा, क्या He के लिए अप्लाई होगा, क्या ये Be3 पॉजिटिव के लिए अप्लाई होगा, क्या ये बोरॉन 4 पॉजिटिव के लिए अप्लाई होगा, क्या ये H2 माइनस के लिए अप्लाई होगा? तो आपने क्या करना है भाई, इधर देखो, आपने कैसे बताना, क्या चेक करना है आपने? मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या चेक करना है? मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसे कहते हैं? विच हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई H माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2 हो गए, अप्लाई नहीं होगा। हीलियम के लिए अप्लाई होगा? नहीं, हीलियम पॉजिटिव के लिए अप्लाई है, क्योंकि हीलियम पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम पॉजिटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 1 रह गया, तो हीलियम के लिए अप्लाई नहीं होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन में 5 होते हैं। तो बताइए बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, अप्लाई होगा। बोरोन 4 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, अप्लाई होगा। H2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, एक था 2 ले लिए, अप्लाई नहीं होगा। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? नंबर 2, क्या बेटा? He और He पॉजिटिव डिफरेंस। बेटा He तो एटम है न्यूट्रल, और He पॉजिटिव उसका आयन है। आयन कब बना? एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद। ठीक है, कुछ बच्चे आवाज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। रिजल्ट आने वाला, जैसे आएगा इस पे क्लिक होगा, मैं तुरंत आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं बच्चे। It could not explain, it could not explain dual nature of electron or atom। ड्यूअल नेचर जानते हैं आप, करा चुका हूं पहले ही आपको मैं ड्यूअल नेचर। इलेक्ट्रॉन भी वेव एज वेल एज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो किसकी तरह बिहेव करता है? एज वेल एज पार्टिकल, दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सेलरेट किया जाता है v पोटेंशियल पर, तो भाई मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, h/√2mE बताया था ना, ये भी बताया था h2m EV, ये फार्मूला बताया था। इस फार्मूले में h की वैल्यू, 2 की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू, ये सारी अगर लिख करके इसको सॉल्व कर लिया जाए तो भाई ये आ जाता है 1.23 10 raised to the power
-9/√v मीटर। v क्या है? वोल्टेज। तो वो जो इतना बड़ा न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, उस न्यूमेरिकल को आप यहां से भी सोल्व करके देखना। वोल्टेज ले लेना सिर्फ। वोल्टेज कितनी है? 1 किलोवाट। तो यहां पर कितना लिखे? 10⁻3। और जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो बिल्कुल उस आंसर के साथ मैच करेगा जो आपने मैंने लोंग मेथड से आपको बताया। बात कुछ समझ में आ गई क्या? तो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है? लाइक अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट में ये एज अ वेव बिहेव करता है, उस एक्सपेरिमेंट को, जिसमें मैंने ये फार्मूला आपको बताया, उस एक्सपेरिमेंट को दो साइंटिस्ट ने किया था, जिसे कहते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। नीट डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किसका प्रूफ है? सब कुछ लिख रहे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू नोट इन योर नोटबुक। Davison Germer experiment suggested that electron behave like a wave। कैसे बिहेव करता है? वेव की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो क्या एग्जांपल देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वहां पर कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन? लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वो जो रेडिएशन निकल रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उन्हें कर कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन ही तो एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब तभी कर पाएगा जब वहां पर फोटोन एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी एज अ पार्टिकल ही बिहेव करेगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख रहे हैं, किसको जस्टिफाई करते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिंक सल्फाइड की प्लेट ली। सब क्वेश्चन जेईई नीट में पूछे हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया? जिंक सल्फाइड की प्लेट ली। कुछ याद आ रहा है? जिंक सल्फाइड की प्लेट कहां ली गई थी भाई? कहां ली गई थी बताओ? वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट में तो जिंक सल्फाइड अंदर लगा गया था। प्लेट फोटोग्राफिक फिल्म अल्फा स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट में ली गई थी। ठीक है, ऐसे जिंक सल्फाइड की एक प्लेट ले लें और उसके ऊपर बेटा यहां से कैथोड रेज डालें, तो इसके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं जिंक सल्फाइड की प्लेट पर। इसे हम कहते हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं इसको? थॉमसन एक्सपेरिमेंट। थॉमसन एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर लिखे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज, जिंक सल्फाइड प्लेट, ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं। ब्लैक कलर के इस तरह से स्पॉट के बनने का मतलब क्या हुआ? कि ये कैथोड रेज मेड बाय इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा एक पॉइंट पर आकर के स्ट्राइक करती है। पॉइंट पर आकर के स्ट्राइक करने का मतलब है कि इनका इंटरेक्शन जस्ट लाइक अ पार्टिकल है। इस एक्सपेरिमेंट को थॉमसन ने किया, इसे हम स्किंटिलेशन भी है। तो स्किंटिलेशन क्या सजेस्ट करता है? स्किंटिलेशन क्या सजेस्ट करता है बेटा? इट सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या सजेस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या सजेस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? बोहर एटॉमिक मॉडल। आगे चल सकता हूं। पॉइंट नंबर 3, इट कुड नॉट एक्सप्लेन नंबर 3। बातें नहीं, इधर उधर को नहीं देखना है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, किसी के सिर में मत मार दीजिएगा नहीं दोस्त। इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। हाँ जी बेटा। पार्टिकल नेचर। कैथोड रेज जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करती है, उसके ऊपर स्पॉट बनाती है ब्लैक कलर का। थॉमसन एक्सपेरिमेंट और स्किंटिलेशन। जीमन इफेक्ट।
ये जीमन इफेक्ट क्या था बच्चों, देखिए बताइए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, उसमें अलग अलग वेवलेंथ की डिफरेंट लाइंस दिखाई देती है, ठीक होता है, और उन लाइन के बीच में क्या होता है, डार्क रीजन होता है, ठीक है। अब बेटा यहां पर ये एक लाइन है, सुनिए कितनी लाइन है, वन लाइन। जस्ट समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो। मैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जिसमें अलग अलग कलर की बड़ी सारी लाइनें हैं, उस स्पेक्ट्रम को मैं मैग्नेटिक फील्ड में ले जाता हूं। कहां ले जाता हूं, कहां पर लेकर जाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। तो पता चला कि ये जो एक लाइन दिख रही थी मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के दो लाइन में स्प्लिट हो जाती है। कितनी लाइन में स्प्लिट हो जाती है, दो। कुछ लाइनें तीन लाइन में स्प्लिट हो जाती है, कुछ लाइनें पांच लाइन में स्प्लिट हो जाती है। इसे कहते हैं जीमन इफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जीमन इफेक्ट, व्हाट इज जीमन इफेक्ट, व्हाट इज जीमन इफेक्ट, ZEEMAN, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, स्प्लिटिंग आता है ना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। समझने बात आ गई क्या बच्चों, एक लाइन जिसको मान रहे थे वो लाइन एक से ज्यादा लाइन से मिलकर के बनी है। पता चला कहीं तीन लाइन दिख रही है कि कहीं पांच दिख रही है। इसे कहते हैं जीमन इफेक्ट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, शुड आई रिपीट, शुड आई रिपीट, नो सर। It could not explain, ये सेंटेंस ऊपर वाला ऐसे लिखना है, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्लिटिंग, STARK, स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन कौन सा फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो काम हुआ था मैग्नेटिक फील्ड में वही काम कौन से फील्ड में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार लाइन स्प्लिट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको स्टडी किया स्टार्क नाम के साइंटिस्ट ने, उसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। जीमन ने कहां पर डिस्कस किया बच्चों, नहीं दिखा स्टार्क इफेक्ट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट could not explain stark effect। क्या है स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। शुड आई रिपीट, should I repeat? Number 5th point, it could not explain, it could not लिखा हुआ है, दोबारा मेरे से भी लिखवाओगे, it could not explain, देखो मैं फिर से लिख दिया भाई, find structure of atom, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है जरा समझिए भाई। एक हाई रिजॉल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप लेते हैं, क्या लेते हैं, माइक्रोस्कोप जानते हैं, माइक्रोस्कोप 10th में देखा होगा, अमीबा या पैरामीशियन, ठीक है, नहीं देखे कोई बात नहीं, दिखा देंगे। तो माइक्रोस्कोप में जब मैं लाइन स्पेक्ट्रम को देखता हूं, किसे देखता हूं, लाइन स्पेक्ट्रम। अभी लाइन स्पेक्ट्रम को कहां जाके देखा था, जीमन इफेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मेरे मन में क्या आया कि मैंने उसको कहां पे ले जाकर के देखा, मैंने उसके फोटो को जो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग बात थी, अब मैं एलपीज जो उसका स्पेक्ट्रम मुझे मिला है हाइड्रोजन का, उसे कहां ले जाकर के देखता हूं,
एक हाई रिजोल्विंग पावर के माइक्रोस्कोप में। हाई रिजोल्विंग पावर का मतलब जो दो मिक्स चीजों को अलग अलग करके आसानी से दिखा देता है, रिजोल्व कर देता है, अलग अलग कर देता है। वहां पर ले जाकर के स्पेक्ट्रम को देखा तो पता चला जो एक लाइन दिख रही है ना, वो बारीक बारीक 2 लाइन से बनी है, या 3 लाइन से बनी है, या 4 लाइन से बनी है, या 5 लाइन से बनी है, या 7 लाइन से बनी, ऐसे बारीक 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 कई सारी लाइनों से एक लाइन मिल करके बनी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कितने बच्चों को समझ में आ गया पॉइंट? एक लाइन कितने लाइन से बनी हुई है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। दिस इज नोन एज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऐसा क्यों हो रहा है? रदरफोर्ड ने, बाकी ने, सबने पूछा मिलकर के, भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है बोर से? उसने कहा मुझे तो पता नहीं भाई, नोबेल प्राइज मिल चुका था, आराम से लेके बैठ गए। नंबर नेक्स्ट, नंबर 6, it could not explain geometry of the molecules। भाई could not लिखा हुआ है, मैं यहां पे लिख देता हूं, geometry of molecules। मीथेन की स्ट्रक्चर याद है, 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। मीथेन की स्ट्रक्चर कैसी थी? टेट्राहेड्रल। कैसी स्ट्रक्चर थी? टेट्राहेड्रल। इधर देखो मेरी तरफ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीथेन ने क्यों बनाई, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एटम के ऑर्बिटल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का ही रोल है। That cannot be explained by Bohr. It could not explain geometry of the molecules। समझ में बात आ गई? कोई मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल क्यों है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों है, स्क्वायर प्लेनर क्यों है, केमिकल बॉन्डिंग में सारा कुछ पढ़ेंगे, लीनियर क्यों है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय। चुप बैठ गए, नोबेल प्राइज लिया भाई, ऐसा है, आगे नहीं पता, आप रिसर्च करो, ये आपका काम। जितना काम था उसका मुझे नाम मिल गया, बात खत्म। अब तुम्हारे मन में कुछ दिमाग में आ रहा है, तुम जानो, तुम्हारा काम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरेक्शन बिटवीन, लास्ट पॉइंट, लास्ट नहीं, अभी एक और है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरेक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इंटरेक्शन नहीं पता, लिखो बोर्ड पे, इंटरेक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। 6 पेयर बना सकते हो। इंटरेक्शन का मतलब है एक तरह से बिहेवियर। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे बिहेव करता है, प्रोटॉन के साथ कैसे बिहेव करता है, न्यूट्रॉन के साथ कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ कैसे बिहेव करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। समझ आने के बाद इन्हें कुछ नहीं पता था, वही आंसर दिया भाई, नोबेल प्राइज मिल गया। आपका काम आप जानो, मैंने इतना काम किया था, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता। आपके मन में, दिमाग में कोई बात आ रही है, रिसर्च करो, काम पे लग जाओ। लास्ट पॉइंट, नंबर 8 आई थिंक। It could not explain Heisenberg, ये बर्गर नहीं है, Heisenberg लेगो का साइंटिस्ट। It could not explain Heisenberg's uncertainty principle। कोई बच्चा कल एब्सेंट था, वो जरा खड़ा हो जाए। Uncertainty principle, आप तो बैठ जाओ, तो बोले एक बच्चा गायब ही है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर किसी साइंटिस्ट ने बोहर के मॉडल को, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत इंसल्ट करवाई और बहुत इंसल्ट की जिस आदमी ने, बोहर से कहा तेरा काम सारा ही गलत है,
बिल्कुल गलत गलत सारी बातें बताई पूरे, ठीक नहीं है सब कुछ। वो थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थी इसकी लिमिटेशंस। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने आगे पढ़ना।